आदाब नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन। नाजरीन, इस दुनिया में हर कोई अपनी मजलूमी का रोना रोता है। सभी को ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसकी उस शख्स की गलती भी नहीं है। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन अदालत इन तमाम बुनियादों पर फैसला भी नहीं करती। अदालत इंसाफ के कटघरे में खड़े शख्स को देखकर फैसला नहीं सुनाती। अदालत पूरे मामले को देखती है, समझती है, दलाइल और शवाहिद की रोशनी में फैसला सुनाती है। मुमकिन है कि इसमें थोड़ी ताखीर हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। अदालत के तराजू में अदल व इंसाफ का वज़न बराबर होता है और यही वजह है कि हमारे मुल्क के दस्तूर के मुताबिक अदालत के दरवाजे की कुंडी जो भी खटखटाएगा, उम्मीद और भरोसा है कि उसे इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि हमारे मुल्क में कितने ऐसे लोग हैं जो कम इल्मी, माशी तंगी, कम माएगी और बदनामी के खौफ से इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत होंगे। जालिम अपनी चाल चल जाता है और मजलूम की आवाज़ उसके गले में घोंट दी जाती है। मुल्क के चीफ जस्टिस के मुताबिक 80% लोग अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। है ना हैरत की बात। कभी कम इल्मी की वजह से ऐसा होता है, कभी बदनामी के खौफ से ऐसा होता है और कभी माशी तंगी भी इसकी एक वजह हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुल्क के कवानीन ने उन्हें कितनी रियायतें दे रखी हैं, लोगों के हुकूक क्या हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, न्यूज़ 18 उर्दू की पहल प्रोग्राम वकील साहब का मकसद यही है कि कम से कम आपके हुकूक से आपको रोशनास कराया जा सके, आपको बताया जा सके कि तकदीर का मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। ऐसा करके आप जुल्म को बढ़ावा देंगे, समाज में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या कोई भी कानूनी उलझन, तो मैं आपको बता दूं कि यह प्रोग्राम आपके लिए है। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर घुमाइए, वकील साहब से बात कीजिए और अपने मसाइल का हल तलाश कीजिए। आज हमारे साथ एडवोकेट अश्वनी दुबे जी हैं। काफ़ी वक्त से अश्वनी दुबे जी मुख्तलिफ ज़राए से लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों के दरमियान खिदमत अंजाम दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में। आमिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर साहब। नाज़रीन, आज बात करेंगे आइन और कवानीन में बच्चों के क्या हुकूक हैं। ख़ास तौर पे मैं इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों के हुकूक के बारे में आप सवाल करें। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने मसाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वकील साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मुल्की और बैनुल अक़वामी, नेशनल इंटरनेशनल जो बच्चों के हुकूक हैं, राइट्स हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने के लिए, 1-to-1 डिस्कशन करने के लिए आमिर साहब आपका थैंक यू। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है और नौजवान बच्चे, खासतौर से बच्चों में ही देश का भविष्य छुपा होता है। ऐसे में बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। बच्चों के अधिकार क्या हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन मुहिम को शुरू करने के लिए, ऐसी चर्चा करने के लिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है जी। अगर हम बात करें जेनेवा कन्वेंशन 1949 की, तो वो बच्चे प्रोटेक्टेड हैं उसी तरह से, और जिस तरीके से हर एक व्यक्ति चाहे वयस्क हो, उस देश का नागरिक हो। यानी अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, अगर हम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ जो 1949 में, जिसमें दुनिया भर के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में यूएन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक भी जो ड्राफ्ट आया, उससे अगर हम बात करें तो बच्चों को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक आम आदमी को अधिकार प्राप्त हैं। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अगर हम बच्चों की बात करें तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन भी उसमें हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी हैं, इलिजिटिमेट चिल्ड्रन भी हैं, एब्डक्टेड चिल्ड्रन भी हैं, फोस्टर्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हैं, एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन भी हैं। तो बहुत सारे बच्चों को, और तमाम उसी हिसाब से, उसी सीक्वेंस में सबको अधिकार दिए गए। ठीक है सर, हम पूछने का मकसद ये था कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं, कोई जिम्मेदार भी नहीं है। अभी हालिया कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे यतीम हो गए, अब उनका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे बच्चों की क्या मदद होती है, क्या होगा ऐसे बच्चों का? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बहुत सारी सरकारों ने, आप याद करिए आमिर साहब की
जिस समय ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जब यतीम हुए थे, तो सरकारों ने, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने आगे आ करके कहा था कि हर उस बच्चे को शिक्षा देने की जिम्मेदारी, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता है, ये सरकारें करेंगी। तो सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से तमाम नियम बनाती है, लेकिन अगर हम सेंट्रल लॉ की बात करें तो 6 सेंट्रल लॉ में, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो संविधान में बच्चों को खास अधिकार प्रदान करता है, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा होगी। लेकिन उसके अलावा कोविड के समय जो बच्चे यतीम हुए, जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, जो अकेले रह गए, उनके लिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है व्यवस्थाएं की हैं। कुछ लोगों ने स्कूल की फीस माफ, कुछ लोगों ने उन बच्चों को तमाम जो बाल सुधार गृह हैं या ऐसे गृह हैं जहां बच्चों को लालन पालन होना चाहिए, वहां ने कुछ को हॉस्टल में रखा है। तो सरकारें अपने अपने लेवल पर कर रही है। मध्य प्रदेश में तो खास तौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को चीफ मिनिस्टर के यहाँ से उन्होंने कहा कि आप आइडेंटिफाई करिए ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करिए और प्रिजर्व करिए, और वो बाकी भी राज्यों में मुझे लगता है कि ये फॉलो हुआ है। बिल्कुल। हमारे सवाल जवाब का सिलसिला वकील साहब जारी रहेगा, लेकिन जो नाजरीन है वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। देखेंगे हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो जी सर, मैं कश्मीर से हूँ। जी, नाम बताइए। बशीर अहमद। जी बशीर साहब पूछिए। सर, मेरे बाप ने 1986 में यहाँ किसी की जमीन मॉर्गेज थी, फिर उसकी बोली हो गई, हमने वो बोली पर ली। आज 38, फिर उसने 1 साल बाद पागल खाने से सर्फेस लाई, हमारे को जमीन भी ले लिए, वापस लिए उन्होंने, और पैसे भी खा गए बैंक वाले। 36 साल हो गए, कुछ समझ नहीं आता है क्या। बशीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार और आप अपना क्वेश्चन दोहराएं प्लीज। सर, यहाँ किसी ने लोन पर ट्रैक्टर किया था जेके बैंक पर। जी, उसने मॉर्गेज जमीन रखी थी। जी, फिर उसने पैसा नहीं भरा, फिर उसकी जमीन जो मॉर्गेज थी उसकी बोली हो गई, फिर वो हमने ली बोली पर। 1 साल हो गया, बाद में उसने पागल खाने पर सर्फेस लाए। मैं उस वक्त पागल था, उसमें क्या है, ये राजनीति उसमें हो गई। आज 36 साल हो गए, न जमीन हमारी रह गई न पैसे, आज तक ये हाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, पूरे हैं सर। ठीक है, वकील साहब जवाब देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो लोकल कोर्ट है उनकी, उस लोकल कोर्ट में वो वहां जाकर वकील साहब से संपर्क करके, जो इनके लैंड के मामलों के जानकार हों, और एक सिविल सूट वहां पर दायर करवाएं, और सिविल सूट के मार्फत ही अपने राइट्स को एग्जीक्यूट करवाएं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वकील के पास जाना पड़ेगा, सारे मामलात उनके नजदीक रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस होगा इसके मामले का। लोकल कोर्ट है, लोकल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करें और अपने अधिकार जो है कोर्ट के माध्यम से ले लें, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो नेचुरली कोर्ट्स इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद उस पर फैसला इनके पक्ष में देगी। जी बिल्कुल। जो सिविल कोर्ट है आपका, लोक अदालत है, आपके करीबी जो भी अदालत है, आप वहाँ जाइए, इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल जो है ज़रूर हल होंगे। वकील साहब, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला है, हालांकि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता वकील साहब, लेकिन ये है एक्चुअली, ये हमारी समाज में एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, लेकिन बात करने से ज़्यादातर लोग झिझकते हैं। मैं जिनसी इस्तेहसाल की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा हूँ, उनके साथ ऐसी बदसलूकी होती है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ, लेकिन होती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे समाज की एक ख़तरनाक ये बीमारी है। ऐसे में कानून क्या कहता है, अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो क्या प्रावधान है, कैसे जो है बच्चे और गार्जियन को क्या करना चाहिए? देखिए, बाल यौन शोषण बड़ा ही गंभीर विषय है जी। और सरकारें समय समय पर, खास तौर से महिला और बाल विकास विभाग जो है, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए तमाम कानून बनाया, गाइडलाइंस दिया, और बच्चों का यौन शोषण रुक सके इसके लिए तमाम प्रावधान किए। जब सबसे पहले, अब कानून से पहले जरूरी है यह समझना कि बाल शोषण होता किस तरह से, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली नजर नहीं आता है। तो यौन उत्पीड़न को रोकने, समझने के लिए जानना आवश्यक है कि उसके क्या क्या आते हैं। जैसे बच्चों के निजी अंगों को छूना, चाहे वो बच्चा कपड़े पहने हो या नहीं पहने, बच्चों के कपड़े उतरवाना,
बच्चों की छवि फोटो कॉपी फोटोज खींचना, डाउनलोड करना, खास तौर से बड़ी ऑब्जेक्शनल पोजीशन में, वेब कैम के सामने नृत्य करवाना, लैंगिक नृत्य करवाना, बच्चों के सामने यौन कृत्यों का प्रदर्शन करना, अश्लील साहित्य दिखाना, विषम यौन गतिविधि करना, ये सारी चीजें जो है बच्चों को के बाल यौन शोषण में आती है। बाल यौन शोषण में आने से सबसे पहले यह है कि उस जैसे ही वो पेरेंट्स के सामने आए, पेरेंट्स को इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उस पर कार्यवाही करने के लिए, चाहे वो जो बच्चों के लिए, चाहे वो जो डिफरेंट फोरम्स बनी हुई है सरकार की, वहां कंप्लेंट कर दें, या लोकल पुलिस स्टेशन जो है उस लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर दुर्व्यवहार की कहानी बताएं। और मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और खास तौर से पॉक्सो जैसे जो एक्ट है इस देश में, वो इफेक्टिवली टाइम बाउंड मैनर में इमीडिएटली जस्टिस भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब भी हो पेरेंट्स को इस तरह की बात हो, शोषण जैसी बात हो, यौन शोषण की बात हो, तो वो तुरंत इमीडिएटली उस कंप्लेंट को लॉजिकल जो फोरम है उस फोरम पे जरूर करें। इसी तरह से आप अपराध को रोक सकेंगे और समाज में एक सशक्त और अच्छे समाज की स्थापना कर सके। इसके लिए जरूरी है कि चाहे वो स्कूल की बात हो, स्कूल के अंदर की बात हो, ये जरूर नोटिस करना चाहिए कि अगर इस तरह से कुछ गतिविधियां हो रही हैं तो उस पर नजर रखें और नजर रख के तुरंत कंप्लेंट करें। बिल्कुल सर, ऐसा होता है, आपने बीच में अभी कहा ऑनलाइन भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को कभी फुसलाया जाता है, मतलब बच्चों में लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो जिनसी मवाद शेयर करके उनको वर्गलाया जाता है, या बच्चे की नादानी का फ़ायदा उठा करके वो कहीं ना कहीं उनको दलदल में धकेल दिया जाता है, या फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या धमकी दी जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बच्चों से बात करके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप पहले उसको समझें, बच्चे की कंप्लेंट को सुने, और कंप्लेंट सुनने के बाद तुरंत जो दोषी व्यक्ति है उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ जाकर के कंप्लेंट करें, और साथ ही साथ बच्चों को भी एजुकेट करें। बच्चों को एजुकेट करने की कैसे जरूरत है कि बच्चों को यह समझाएं कि देखो ये जो भी ऑनलाइन बलिंग हो रही है, ये ऑनलाइन सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऑनलाइन तुम्हारे साथ जो है तुम्हें दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस सबको करना ठीक नहीं है। और ये जैसे ही जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार ऑनलाइन करता है तो इमीडिएटली उसके खिलाफ कंप्लेंट। और आजकल बड़ा आसान है ट्रैक करना, अगर कंट्री के अंदर से इस तरह की कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कंट्री के अंदर से कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसका जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस से उसको ट्रैक किया जा सकता है, और साइबर सेल्स बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं। दूसरा, कंट्री के बाहर से हो रहा है तो ऐसे वेबसाइट्स को, ऐसे खास तौर से जो कंटेंट्स आ रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है। यही तरीके हैं कि आप बच्चों का जो यौन दुर्व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है और उससे ऑनलाइन बलिंग हो रही है, ऑनलाइन जो उनका यौन शोषण हो रहा है वो करना। तो देखिए, दूसरा क्या है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन, जिसको सीआरसी कहते हैं, वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, और जो पूरे दुनिया को खास तौर से एक सूत्र में बांधता है और सभी बाल अधिकारों की रक्षा के लिए उसमें सजग है और वो सिग्नेटरी है उसके। सबसे पहले भारत में जो है, हमारे इंडिया में भी यौन शोषण दुर्व्यवहार के खिलाफ 2012 में, जैसे हमने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया, पॉक्सो एक्ट भी आया, और ऑनलाइन बलिंग भी इसमें जो है बहुत ही अपराध के दायरे में है। दूसरा, आप देखिए कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, जिसने जितनी इंटरमीडिएरीज है, खास तौर से चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, ये जो सोशल वेबसाइट्स है, उन सोशल वेबसाइट्स को कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जो आईटी एक्ट में संशोधन हुए, उनको कहा कि आपको ओरिजिनेटर का एड्रेस बताना पड़ेगा, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका थर्ड पार्टी राइट है, उसको हम नहीं बताएंगे, उसका फ्रीडम आप हो जाएगा, हमारा वो कस्टमर है या हमारे साथ वो कर रहा है। कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, जनाब नाम बताइए अपना। तौफीक, कर्नाटक से हूँ। मुजीब साहब कर्नाटका से, जी बोलिए। अब ये पूछिए मुजीब साहब, थोड़ी सी टीवी से दूर हो जाइएगा तो आपकी आवाज अच्छे से आएगी। वो एक हमारे पिताजी ने एक
जो किया था वो मुजीब साहब, अगर आप टीवी के पास हैं तो थोड़े से हट जाइए, क्योंकि आपका सवाल अगर नहीं सुन पाएंगे तो वकील साहब जवाब देने में भी उनको परेशानी होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हमारे पिताजी ने तो एक सही किया था हमारे मुजीब साहब, शायद मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं सही से और आपके सवाल जो है सुन नहीं पाया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा हमें कॉल करिए और थोड़ा सा टीवी से दूर रहिए। नाजरीन, आपको भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जो भी आप कॉल करें, चूँकि बहुत हसास इशू है, मसाइल में कोई भी घिरा हुआ हो सकता है, तो अगर आप किसी मसाइल से दो चार हैं, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आपको वकील साहब की मदद चाहिए और आपको कुछ जानना है, तो प्लीज़ टीवी से थोड़ा सा दूर रहिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करना है और सीधे सादे लफ्ज़ों में वकील साहब ज़रूर जो है आपकी तमाम तर समस्याओं और परेशानियों का हल बताएंगे। वकील साहब, हम लोग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है सर कि बच्चे जाने अनजाने में फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो इस दलदल में फंस चुके हैं और अब वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को, या फिर ऐसे बच्चे जिनको लगे कि हमें इस तरह की चीज़ें कोई सेंड कर रहा है, फराहम कर रहा है और हमें इस तरह की चीज़ें भेज रहा है जानबूझ के, तो ऐसे में उन बच्चों को कैसे अलर्ट होना चाहिए और कैसे जो है उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वालिदैन को इसके बारे में कैसे बताना चाहिए बच्चों को, एडल्ट एजुकेशन वगैरह के बारे में, या उनको आगाही कैसे फराहम करना चाहिए? किसी भेदभाव के और बिना किसी लाग लपेट के बच्चों को धीरे धीरे ये समझाना जरूरी होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, घर में जो अभिभावक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और ये बताना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों को समझने की जरूरत है बजाय बच्चों को चुप करवाने के। बच्चा अगर कोई बात, कोई उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ चेंज आ रहा है, वो अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है, अलग तरीके से व्यवहार कर, वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। धीरे धीरे बच्चे के करीब आकर समझ करके बात कर। बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी बच्चों को समझाने की पहली जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर होती है। राज्य इस काम में उनका सहारा देता है। राज्य, माँ बाप, अभिभावक के बच्चों के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है उसमें सहारा देता है, लेकिन राज्य से पहले, सबसे पहले इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे को ये बताएं कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके लिए आपको उससे मित्रवत होना चाहिए। तो अब जब इस तरह की कोई गतिविधियां होती, क्योंकि आप देखें कि कंटेंट्स इतने हैं, डाटा प्रोटेक्शन नहीं है ऐसा, तो दुनिया में कोई व्यक्ति, मान लीजिए उज्बेकिस्तान में बैठा हुआ, वो इंडिया में किसी को टारगेट कर रहा है। और आजकल जिस तरीके से इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ, तो एक हर व्यक्ति आश्रित हो गया है, खासतौर से बच्चों से लेकर वयस्क तक, डिजिटल इंडिया की तरफ या डिजिटलाइजेशन की तरफ या ऑनलाइन कंटेंट्स की तरफ या इंटरनेट की तरफ। ऐसी परिस्थितियों में आपके पास कंट्रोल नहीं है कि आप जो सेंडर है या जो आपको ट्रैक कर रहा है कि उसको आप रोक सकें। तो जरूरी है पहली जिम्मेदारी सुरक्षा की आपकी, कि आप उसको समझाएं जैसे चेंजेस देखें। दूसरा, इस तरह की कोई भी गतिविधि हो तो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करें, इमीडिएटली कंप्लेंट करें। तमाम जगहों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर सेल्स बने हुए हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन कमीशंस भी हैं, वहां भी कंप्लेंट करें, तो वहां भी बच्चों के न्याय का उचित प्रबंध होता है और वो डायरेक्शन भी देते हैं। मगर जरूरी यह है कि एक एक बात को नोट करें और नोट करके जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें और बच्चे को समझाएं, उससे निकालें। और खास तौर से जब ऐसे ऑनलाइन जो कंटेंट्स हैं या ऐसे ऑनलाइन जो लोग जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म से दूर रखें। बिल्कुल वकील साहब, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और नाजरीन आप भी अपने सवाल, आपके अपने मसाइल जो भी हैं वो वकील साहब के रूबरू रख सकते हैं। यकीनन वकील साहब आपको सही रास्ते बताएंगे और जो भी लीगल वे होगा उसमें जो है आपकी मदद करेंगे। फिलहाल रुकेंगे इस प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200. एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं प्रोग्राम वकील साहब में, जो बहुत ही खूबसूरती से आपके जवाब दे रहे हैं और एक लंबे अरसे से इन तमाम मसाइल पे आवाम की खिदमत भी अंजाम देते आ रहे हैं। जनाब, इस प्रोग्राम के सिलसिले में हम सवालात के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं नाजरीन से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी क्वेरी है, आपके सवालात हैं, आपके मसाइल हैं, वो आप इसी प्रोग्राम के ज़रिए, इसी प्रोग्राम के रूबरू कॉल करके पूछ सकते हैं, वकील साहब से बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, अभी हम बात कर रहे थे, उसी से बच्चों से ही रिलेटेड एक और मसला है, स्मगलिंग का। बहुत बड़ी मुसीबत भी है और आजकल ये बहुत बढ़ चुका है। बच्चों को अगवा किया जाता है, ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता है। फिर उसे स्मगल करके जो है कहीं और बेच दिया जाता है, या फिर बाज़ार में ये बच्चे अपना सब कुछ जो है गंवा बैठते हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे या बच्ची को या किसी और शख्स को ऐसी चीज़ों का एहसास हो तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, जब ऐसा हो चुका है और उनके पास कोई और मदद नहीं है सिवाय पुलिस डिपार्टमेंट के या इंतज़ामिया के, एडमिनिस्ट्रेशन के? तो मुल्क का आइन ऐसे बच्चों के लिए क्या कहता है जो इस तरह के हालात से गुजर चुके हों? देखिए, वर्तमान में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जो बाल तस्करी है, एक बड़ी भयावह समस्या बनकर उभरी। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनमें बड़े पैमाने पर यह जारी है। आए दिन हम देखते होंगे भारत के अंदर भी बच्चों के अपहरण, गुमशुदा की खबरें सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं। तो 18 वर्ष की कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे अवैध तरीकों से काम करवाना बाल तस्करी की वजह से ही, ये उसका भत्स और भयंकर स्वरूप है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नाबालिग होते हैं, उनको अवैध तरीकों से काम करवाना, उनका यौन शोषण, बाल श्रम, घर में, इंडस्ट्री में काम करवाना, ईंट भट्ठों पर काम करवाना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है, जो गैर कानूनी है। अगर हम देखें, अगर जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके मुताबिक जो आंकड़े हैं, हर साल 20 लाख बच्चों की तस्करी होती है। जोर जबरदस्ती, अपहरण, माता पिता को लालच देकर बच्चों को कठिन परिश्रम करवाते हैं, उनकी मजदूरी अंग निकाल कर बेच देते हैं, भीख मंगवाते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं। इसके लिए जरूरत है सबसे पहले कि जैसे ही आसपास के जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी भी थोड़े से, उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अपने आसपास देखें, कोई बच्चा इस तरह जा रहा है तो इमीडिएट जो कंसर्न है, वो उस समय जो भी बेस्ट हो सकता है वो प्रिवेंट करने के लिए किया। क्योंकि आपको ये देखना है या समझना है कि हर गली में, हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर बैठा है जो लगातार नजरें गड़ाए हुए कि कब मौका मिले और कब बच्चों को उठा करके लेकर के जाए। बिल्कुल, इसलिए ये जरूरी है, और खास तौर से बच्चियों को तो और ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि बच्चियों को वो गलत कामों में ले जाकर के, एक अननोन डेस्टिनेशन पे ले जाकर के और रख देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना, सरकार, पुलिस तो हर जगह एक्टिव है, लेकिन कई जगहों पर जब पुलिस नहीं एक्टिव होती है या नहीं होती है या त्वरित नहीं पहुंच पाती है, तब तक बच्चे गायब हो जाते हैं। और बड़ा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए जरूरी है कि आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो लोग वहां के कंसर्न सिटीजन्स हैं, वो सिटीजन्स भी ध्यान रखें। कोई भी अपरिचित गैर व्यक्ति अगर वहां पर दिख रहा है तो उसकी कंप्लेंट करें। ये जरूरी है कि बच्चे को रोकना। तो अब मैं समझता हूं कि ये इससे एक तरीके से ये रोका जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि तुरंत इमीडिएट एक्शन, कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होना चाहिए और तुरंत पुलिस को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, मैंने अर्बन से हट के रूरल एरिया में कुछ जगह पे ऐसा देखा है कि पैसे का लालच दे करके माँ बाप से बच्चे या बच्चियाँ ले ली जाती हैं, या फिर कोई और चीज़ की, चलिए ठीक है आपको नौकरी दिलाई जाएगी, और बाहर ले जाते हैं। वो ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चा उसी सिचुएशन में बंध जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में जो है बच्चे अगर निकलना भी चाहें या बच्चे निकलना चाहें, तो हमें समाज में एक्सेप्टेंस का जो है डर होता है। उन्हें पता होता है कि हमें जब घर से ही ऐसा कर दिया गया है तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो क्या जो है मतलब ऐसे बच्चों के लिए कोई ऐसा रास्ता है कानून के दायरे में रहते हुए कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कोई मदद करे? देखिए, निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास तो
बच्चों को, खास तौर से बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाल सुधार गृह भी लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको आइडेंटिफाई करके रखा जाता है। लेकिन अभी भी स्थिति है आमिर साहब की हम बड़े हाइपोथेटिकल होते हैं। आप देखिए, हम लोग चलते हैं कारों में या तो रेलवे प्लेटफॉर्म उस पे जाते हैं, रेड लाइट्स पर जाते देखते हैं तो छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, और छोटे बच्चों को सामने करके दिया जाता है कि कुछ खाने के नाम पर, किसी नाम पर उसे भीख मांगे, और उसके पीछे एक रैकेटियर पीछे इन्वॉल्व होता है जी। आप देखते होंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं जो बच्चे आते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर या रेलवे स्टेशन पर या ऐसे भी कोई भी जो चौराहे हैं उन चौराहों पर, या कहीं गाड़ी रोकते हैं शाम के समय तो अचानक आ जाते हैं। शनिवार के दिन कुछ शनि बाबा के नाम पर मांगने आ जाते हैं, कुछ कहीं और चढ़ाने के नाम पर मांगने। ये सब खास तौर से हमारे यहाँ कानूनन अपराध है, लेकिन इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो इंश्योर करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो इंश्योर करे कि बच्चे जो है इस तरह की गतिविधियों में नहीं शामिल हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि माँ बाप के कहने पर जो बच्चे सड़कों पर मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से भी हो सकता है मांग रहे हैं जी। हो सकता है कि वो उनको कहीं से किसी एक प्लेस से ला करके दूसरे प्लेस पर रख दिया गया हो। तो ये सब करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्टिवली नजर रखनी चाहिए कि जो इस तरह स्लीपर सेल जो नीचे काम करती है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। जरूर वकील साहब, हम इसमें बात करेंगे जरूर भीख मंगवाने के ताल्लुक से। कुछ कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो 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 जी जी जनाब, नाम बताइए। ये चौधरी, आसाम से बोल रहा हूँ मैं। जी चौधरी साहब पूछिए। अच्छा, देखिए, वो जो हमारा पिताजी ने 1950 इंग्रेजी में 1 बीघा जमीन खरीद किया है। 1995 में 1995 इंग्रेजी में 1 बीघा जमीन खरीद किया है हमारा पिताजी ने जी। अच्छा, उसके बाद आप लोग तो वो नामजारी किया है सेटलमेंट में, वही हमारा 1 बीघा जमीन में केस भी हुआ है, केस भी हमारा पोस्ट में आया है। लेकिन अभी एक आदमी आया है, वो 1945 में, माने 5 साल पहले, हमारा 5 साल पहले वो खरीद किया है वही बीघा जमीन। अभी वो आ रहा है हमारा जगह दखल करके निकलने के लिए। अब क्या किया जाए? आपकी जमीन से आपको बेदखल किया जा रहा है? हम तो दखल में है ही, लेकिन ये पेडी लैंड है, ये वाल टॉल नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन वो आकर बताता है जे उनका हमारा जमीन के पहले हमारा जमीन वो मालिक खरीद किया है। ठीक है, वो जमीन पे जहाँ पे आप बता रहे हैं वहां पे आप कब से हैं? जी जी, कब से हैं आप वहां पे? उस जमीन पे वो जमीन या वो जगह कब से आपके इस्तेमाल में है? 40 साल से। 40 साल से, ठीक है। वकील साहब जवाब देंगे। जरा प्रश्न में हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली एक ज़मीन है जिस पे इनको जो है हवाले के तौर पे इनको मिला, मतलब इनके नाम पे नहीं है, और ये करीब 40 साल से इनके बाप दादा के ज़माने से वो ज़मीन इनके हिस्से में रही है, यानी इनके इस्तेमाल में रही है। अब 40 साल 50 साल के बाद कोई शख्स आता है और कहता है कि ये ज़मीन हमारी है और उन्हें बेदखल कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, वो अगर उनकी जमीन है, जिनकी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया, तो इनका कब्जा अवैध है निश्चित तौर पर। हालांकि लॉ प्रोटेक्ट करता है कि किसी व्यक्ति का अगर 12 वर्ष तक किसी जगह पर लगातार कब्जा और कोई नहीं आता है तो एडवर्स पोजीशन का क्लेम किया जा सकता है। लेकिन वो एडवर्स पोजीशन का क्लेम करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है, अदालत में जाना चाहिए। अब लेकिन चूंकि एक लेजिटिमेट ओनर आ गए हैं और वो प्रूफ कर देते हैं कि वही इसके ओनर हैं और उस पर गलत तरीके से इनका कब्जा है, तो निश्चित तौर पर इनके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि और दूसरा क्या है कि इन्होंने तय समय के अंदर 40 वर्ष तक ये रहे, कब्जा करते रहे, सब कुछ रहा, लेकिन वो जो जिनकी जमीन थी उनके भी बेटे और ग्रैंडसन आकर के अगर वो क्लेम कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम दिखा रहे हैं और वजह बता रहे हैं कि क्यों नहीं उन्होंने कब्जा किया, तो निश्चित तौर पर अदालतें बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर पास करती हैं। परंतु इनका ये राइट है कि एडवर्स पोजीशन, चूंकि लंबे समय से उस पर काबिज है, एडवर्स पोजीशन ये क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो पूछेंगे वकील साहब आपसे। कॉलर आपसे जोड़ना चाहते हैं। हेलो, शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं
आ पा रही है, कॉल कट हो गई, सो दोबारा आप रब्ता करने की कोशिश करें। वकील साहब, ऐसा होता है, बसा औकात पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि किसी शख्स ने ये कहा कि ये ज़मीन तुम्हारे नाम की है, ठीक है, उससे पैसे भी ले लिए और बेच दिया, लेकिन कागज़ी कार्रवाई नहीं हो पाई, उस पर कब्ज़ा भी है। बाद में जो है 40 साल 50 साल के बाद या उनके बेटे बच्चे पोते ने जो है दावा कर दिया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए आमिर साहब, रजिस्ट्रेशन किसी भी लैंड का एक रिक्वायर्ड पार्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट इस देश में प्रभावशाली है, प्रभावशील है, और वो कहता है कि किसी भी जमीन की सेल परचेज करने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन होना बहुत जरूरी है। तो मिस्टेक करना, ये कह करके इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज कि हमें पता नहीं था या हमने पैसा दे दिया और उन्होंने दे दिया, उसके लिए प्रॉपर कागज तैयार करवाना, पुख्ता करवाना ये जरूरी है। दो लोग भी जब किसी भी लैंड डील में आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं, क्योंकि राइट सबसे पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है किसी भी जगह पर। वो राइट ओरल से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, और जब ऑलरेडी हमारे देश में व्यवस्था है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, तो खास तौर से लैंड की, प्रॉपर्टी की, मकान की, दुकान की सेल परचेज करने के लिए तो जमानी जमा खर्च जैसी गलतियां करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो अगर प्रूफ करने के पास, इनके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने 30 साल 40 साल पहले बेच दिया जमीन और उस पर इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया और कहीं कोई ऑब्जेक्शन उस तरफ से नहीं आई, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आया, म्यूटेशन हुआ या म्यूटेशन नहीं हुआ तो नाम पर इनके चढ़ा, इन्होंने तमाम सरकारी सुविधाएं वहां से ली और कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो निश्चित तौर पर इनका अधिकार वहां बनता है। परंतु एक बात यह भी जानना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम होता है, प्राइमेसी उसी को मिलती है। बिल्कुल, इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहता हूं, लेकिन चूंकि एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चुका है, सो जल्द होते हैं हाजिर इस छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम वकील साहब में। आज हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे मसाइल में आपके रूबरू आकर इतनी आसानी से हल कर देते हैं कि शायद लगता ही नहीं कि ये कोई मसला था। अश्वनी दुबे जी, हम इस चीज़ को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। अभी जैसे चौधरी साहब ने आसाम से एक सवाल किया था कि ज़मीन का कुछ मसला था, ऐसे भी सर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि किसी ने किसी से खुश होकर के, चाहे वो नौकर है या किसी काम के बदले खुश होकर के वो चीज़ें दे दी, बाद में जो है या बदलैन में दे दी, लेकिन वो रिटर्न तौर पे नहीं है। बाद में क्या सिर्फ एथिकल वैल्यू ही उसके पास बचती है कि वो उससे गुजारिश करे या अपील करे कि हाँ भाई इसे हमारे नाम कर दो, यानी उनके बच्चों को, या बाद में जो उसे लौटाना पड़ेगा या अगर क्लेम कर दे तो कानून यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता? देखिए, सेटल्ड पोजीशन, अमित साहब, सेटल्ड पोजीशन एक बड़ी बात होती है किसी भी लॉ में। अगर जो व्यक्ति कब्जे में है, उसका कब्जा अनवरत रूप से बिना किसी हिंडरेंस के काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और जो जमीन पर कब्जा क्लेम करने वाले जो लीगल हेयर्स हैं, जिन्होंने गिफ्ट किया उस जमीन को, उसके वो उस बात को बखूबी जानते हैं और लंबे समय तक अदालती प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, लंबे समय तक उसको खाली करने के लिए नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कानून में व्यवस्था है एडवर्स पोजीशन की, कि वो व्यक्ति कोर्ट में जा करके अपना पोजीशन क्लेम कर सकता है। देखिए, बड़े लंबे समय से हम यहाँ पर हैं, तमाम सरकारी सुविधाएं, तमाम सरकारी जो एहतराम है, वो सबका सब कुछ मिल रहा है, और उसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो कब्जा है वो सेटल्ड है, और आप इस पर डायरेक्शन दीजिए। लेकिन एक बात यह है कि उसको टाइम बाउंड मैनर में, जब कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि खुश होकर के किसी ने सेवा किया, किसी ने ध्यान रखा तो वो दे दिया, तो उसमें एक विल का भी प्रोविजन है भारत देश में। तो विल वसीयत भी की जा सकती है, खास तौर से जमीन के लिए। तीसरा, एक सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि
ट्रांसफर करने का, कि कागज दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया और साथ ही ये कह दिया कि इसलिए हम इनको दे रहे हैं तो उस समय कानून के मुताबिक, तो वो होता है सबसे पहले। लेकिन सेटल्ड पोजीशन भी क्लेम करना जरूरी है सही समय पर, तभी हम कह सकते हैं, क्योंकि देश में एक रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का पूरा होना बहुत जरूरी है। और एथिकल वैल्यू तो बात की बात आती है। देखिए, समय समय पर तमाम लोग, तमाम लैंड ग्रैबर्स, तमाम माफिया या तमाम समाज में धोखा देने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए दो वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। अदालतों में जाना चाहिए, टाइम पर जाना चाहिए और अदालती प्रक्रिया के थ्रू इसको करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर बाद में भी, जैसे 40 साल वाले आसाम वाले जो कॉलर थे, उन्होंने जो बात कही वो भी जाकर के अभी भी क्लेम कर सकते। 40 साल का समय कम समय नहीं होता है। इनके दादाजी, इनके पिताजी और ये अब वहां पर हैं, तो ये भी अदालत में जा सकते हैं, लोकल कोर्ट में। बिल्कुल, इन तमाम तर सवालात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे जो हमारा टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाजरीन आपसे बात करना चाहते हैं, देखेंगे हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा रियाज नाम है, हैदराबाद से बात। रियाज साहब पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरे वकील साहब ये बोल रहे हैं, मेरे बहू शायद मेरे लड़की की शादी करा था तो उन्होंने रहे नहीं, उसके बाद केस डाल दिए, तो ताल्लुक से बात करना चाह रहा हूँ मैं। जहेज नहीं दिए थे? वो जहेज का अभी हम कुछ डिमांड नहीं करे, उन्होंने जहेज दिए। ओके, केस हमारे पास नहीं रह के अचानक केस डाल दिए हमारे पे। ठीक है, अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी नया सम्मान वगैरह। ठीक है। कितने साल रहे वो जो है ये रिश्ते, कब तक चले? 2 महीने कुछ रहे उन्होंने, कुछ भी ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि छोटी छोटी बात को लड़ाई झगड़ा करते थे। बिल्कुल, आप वो जाके केस डाल दिए, उस ताल्लुक से आपसे बात करना चाहता हूं। जरूर। वकील साहब, यकीनन आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अहम भी है और आम भी है। जी जरूर जवाब दें। भी है और आम भी है, और इसमें अभी बहुत सारे सेफगार्ड्स भी सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं। आमिर साहब, आपके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट अरणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में खास तौर से प्रावधान बनाया कि जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करने और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी करने से पहले कई चीजें उसमें उन्होंने पैरामीटर्स फिक्स किए हैं। वो पैरामीटर्स ये हैं कि जो पेरेंट्स बच्चों से अलग रहते हैं उन पेरेंट्स को उसमें जो है पार्टी नहीं बनाया जाए। अगर बड़ी परिस्थितियां विपरीत हुई तो भी अरेस्ट से पहले जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने बताया जो रिलेटिव्स वहां नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जिनका कोई कंसर्न नहीं है उनके निजी मामलात में, तो उनको भी पार्टी नहीं बनाया। पहले क्या होता था, एक लंबी फहरिस्त होती थी, जितने भी रिश्तेदार होते थे चाहे देश में हो या देश के बाहर हो, उन सबको पार्टी बना दिया जाता था। तो उस अब्यूज को और मिसयूज को रोकने के लिए अदालत ने व्यवस्था की। तो अभी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई है, उसके पहले मीडिएशन का प्रोसेस भी अब कोर्ट ने कर दिया है कि पहले मीडिएशन होगा। तमाम जो एजेंसीज हैं वो एजेंसी जो है मीडिएशन करवाती थी। यहाँ जाकर के इनको एजेंसी के खासतौर से जो जहां से समन आया है या समन नहीं आया, फोन आया है, टेलीफोन आया है, वहां जाकर के बताना चाहिए। और ये मियाँ और पति और पत्नी का आपस में झगड़ा है तो पेरेंट्स को खासतौर से परेशान करना वो नहीं है। रही बात दहेज की, कंप्लेंट झूठी होती है तो कोर्ट्स उनको डील करती है, लेकिन प्राइमा फेसी जो कंप्लेंट देता है तो देश का कानून यही है कि उस कंप्लेंट के मुताबिक उसका संज्ञान लिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो एक्यूज्ड है उसको राइट नहीं है अपनी बात को प्रूफ करने का अदालती प्रक्रिया के माध्यम से। बिल्कुल। एक जज साहब से प्रोग्राम के दौरान जब मैंने यही सेम चीज़ें पूछी थी तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि देखिए, उन्होंने ये कहा था, उनके जुमले में दोहरा रहा हूँ कि गुजारिश करूँगा कि जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं जो शादीशुदा अभी नौबियाता हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों में डायरेक्ट जो है फ़ौरन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं खड़े हो जाएं, उसको हल करने की कोशिश करें। और ये कोर्ट की भी बहुत ही खूबसूरत बात लगी अश्विनी जी की, ये मीडिएशन की जो बात आपने कही, मध्यस्थता की जो बात कही आपने, ये बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि परेशान नहीं होना है, चीज़ों को नहीं बिगाड़ना है। एक बार कोशिश करिए रियाज साहब, अगर दोनों फैमिली बैठ करके किसी मसले को हल करेंगे तो उम्मीद है कि मसला हल होगा। और बाकी अगर तब भी मसला नहीं हो तो ज़रूर जो है अदालत में इंसाफ का तराजू आपके सामने में है। अश्विनी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि चूँकि बच्चों से रिलेटेड है तो हम टॉपिक से अलग हट गए थे, ख़ास तौर पे आसाम वाले क्वेश्चन पे। भीख मांगने वाली बात पे हम
पूछना चाह रहे थे, बच्चों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत तकलीफ भी होती है सर जब देखता हूँ इस तरह की चीज़ें। तो ये गैंग भी होता है इसके पीछे और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि बच्चे फंस भी जाते हैं, निकलने की समझ भी नहीं होती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, सबसे पहले तो हमें बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो ये रोकने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये रोकने के लिए एजेंसीज को सक्रिय करना पड़ेगा और खासतौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे जो आसपास पड़ोस में होते हैं उन लोगों को सक्रिय करना होगा। दूसरा क्या है कि बाल तस्करी कानून को बड़ा कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, जिसमें जो सीवियर पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उसको दिया जाए जो बाल तस्करी में आता है। तीसरा, पेरेंट्स को भी, होता क्या है, दो तरह की बातें होती हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कुछ तो माता पिता भी निर्धन होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनके पास समझ नहीं होती, उनके पास रहने की जगह नहीं, तो सोचते हैं कि चलो बच्चों को भी भीख मांगने के काम में लगाओ। वो भी खुद भी प्लेटफॉर्म्स पे, रेडियो पे, पटरियों पे रहते हैं और वहीं से बच्चों को वो जो है भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। बेगिंग हमारे देश में अपराध है, लेकिन 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है देश में, तो ये भी आपको पता है कि उसको उस कड़े रूप में नहीं लिया जाता है और बाल सुधार गृह में उनको भेजा जाता है, खासतौर से ताकि वहां से ये माना जाए कि वयस्क नहीं है, इसकी अभी उम्र नहीं थी। लेकिन ये डील करने के लिए जो पीछे का एनवायरनमेंट है, जो उससे मजदूरी करवा रहे हैं या जो उससे भीख मंगवा रहे हैं, बेगिंग करवा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक्ड बच्चा हो चाहे नॉन ट्रैफिक्ड बच्चा, उनके खिलाफ माता पिता भी अगर इस तरह करते हैं तो माता पिता के खिलाफ भी जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून का इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। अगर लॉ है तो लॉ मस्ट बी फॉलोड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो इसलिए लोगों को भी आगे आना चाहिए। होता क्या है, हम तो देखते हैं, आप सब देखिए कितना कॉमन है कि आप देखिए कि बेगिंग अपराध होने के बाद भी उसी रास्ते से सभी गुजरते हैं, लेकिन बेगर्स को पकड़ के नहीं लेकर जाया जाता, उनको राइटफुली नहीं अरेस्ट किया जाता, वो छोड़ दिया जाता है उस हाल पर। ये रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है। उसी से कलेक्टर भी निकलते हैं, उसी से एसएसपी भी निकलते हैं, उसी से डीएम भी निकलते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के लोग भी, उसी से मिनिस्टर भी निकलते हैं, तो सारे लोग, उसी से जजेस भी निकलते हैं, सारे लोग निकलते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं। तो एजेंसीज की, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार इंश्योर करे कि हर सिटीजन जो है कानून का पालन करे और जो कानून का दुर्व्यवहार हो रहा है, का पालन नहीं हो रहा है, तो उससे खत्म करें। इस मामले से बेगिंग को रोका जा सकता है। बिल्कुल वकील साहब, एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? समीर इटावा से। समीर साहब इटावा से बात कर रहे हैं जी, पूछिए। हम आपसे कह रहे हैं, हमारे वालिद साहब को खत्म मरे हुए हो गई है, करीब 50 साल है। आपके वालिद साहब को 50 साल है, मरे हुए हो गई है जी। और जब मकान है एक हमारा जिसमें हम रहते, और कागज में भी लिखा है सामने मकान के चबूतरा, वो दूसरे ने कब्जा कर रखा है, इसमें क्या होना चाहिए? तो आपके ओके, चबूतरा जो है वो आपका है और डॉक्यूमेंट भी आपके पास है? हाँ, उर्दू में है सब जी। ठीक है, वो हो सकता है कि पर्शियन में लिखा हो। तो अगर डॉक्यूमेंट है तो इसमें क्या आपने कभी कोर्ट या पुलिस का रुख किया? एक दफा पुलिस का रुख किया था 91 में जी। पुलिस बैठा ले गई, वहां ले जाके हमें भी तंग करा, उन्हें भी तंग करा, भगा दिया। ओके, ठीक है वकील साहब, जवाब देंगे। वकील साहब, मैं सवाल की तरफ ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा वक्फा ले लेना चाहिए, फिर इस पे जो है एक बातचीत होगी और ज़रूर जो है अवेयरनेस की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं, और वकील साहब आपको जो है रूबरू आपके तमाम मसाइल जो है हल भी कर रहे हैं, लेकिन रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होते हैं हाजिर। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का। जनाब अश्वनी दुबे जी आप सभी के मसाइल के बारे में आप सभी को जो है बता रहे हैं और बहुत ही बहुस्न खूबी इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। वक्त कम है, इस वजह से अभी थोड़ी देर पहले समीर साहब का इटावा से कॉल आया था। उन्होंने ये कहा कि उनके घर का या ज़मीन का कोई हिस्सा, घर का जो सामने वाला चबूतरा है वो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है और वो उनका ही है, लेकिन अब उस पर जो है दावा ठोका जा रहा है। लेकिन उन्होंने रुख भी किया था कोर्ट का, तो इनकी कुछ सुनी नहीं गई, बहुत ज़्यादा इनकी चली नहीं और फिर इन्होंने छोड़ दिया। बाद में उसे जो है बल पे या ज़ुबान दराजी के ज़रिए जो है उसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वकील साहब क्या करना चाहिए? इनको तुरंत लोकल कोर्ट में सूट डालना चाहिए इमीडिएटली। सबसे पहले पुलिस भी कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि पुलिस की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस किसी और के मकान पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इलीगल ट्रेसपास का मुकदमा दर्ज करे। ये भारत उसमें इंडियन पीनल कोड में धारा 452 में प्रावधान है ऐसा। तो दूसरा क्या है कि ये कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी ऐसे तो अराजकता बढ़ेगी। आपकी कोई दूसरे की जमीन पर, घर पर जबरदस्ती कितना सरहंग होगा, वो कब्जा करने लगेगा तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लॉ ऑफ रूलर होगा और अराजकता बढ़ने लगेगी। तो मैं समझता हूँ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए इन श्रीमान जी को। दूसरा, इन्हें यह भी करना चाहिए कि तुरंत लोकल जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां जाकर के परमानेंट इंजंक्शन का मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दाखिल करना चाहिए जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोकल वकील साहब से वो सलाह भी ले लें, लेकिन आमिर जी एक बात यह जरूरी है पता कि इनको अपना प्री एग्जिस्टिंग राइट वहां पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई राइट क्लेम करते हैं तो हमें भी अपनी बात की किस आधार पर हम वो राइट क्लेम कर रहे हैं किसी जमीन में, जगह में, प्रॉपर्टी में, ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। बहरहाल अगर इनका सेटल्ड पोजीशन है, चबूतरा इन्होंने बनाया है, वो इनकी जमीन पर है, तो कोई भी इनका वो चबूतरा ले नहीं सकता है, उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। इनको तुरंत कोर्ट में और पुलिस में दोनों जगह जाकर के कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए। बिल्कुल सर, चूंकि अब हम जल्दी जो है अपने सवालात की तरफ आने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अभी जो भी कम वक्त है इसमें सवाल कर सकते हैं। सर, जो वायलेंस है, घरेलू तशद्दुद, बैरूनी तशद्दुद, एक्सटर्नल इंटरनल वायलेंस जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी अपनों की तरफ से, कभी गैरों की तरफ से। तो क्या ऐसे में जो है मतलब बच्चा खुद जो है पुलिस की तरफ जा सकता है या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है? निश्चित तौर पर और कोर्ट्स प्रोटेक्ट करती हैं। कई बार तो पेरेंट्स, देखिए, बच्चे के साथ अब्यूज करना, बच्चे के साथ मिसहैंडलिंग करना, बच्चे को मारपीट करना, ये तो लॉ भी है देश में। पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, टीचर्स भी देखिए स्कूल्स में नहीं कर सकते हैं। बच्चे को अगर लगता है कि कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ उसको सुरक्षा का अधिकार भारत सरकार ने दिया है। राइट टू इक्वालिटी 14 उसके पास है, भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार 15 उसके पास है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानूनी प्रक्रिया का अधिकार, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 भी उसके पास है, और तमाम और वो लॉज हैं। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ वो जा सकता है, और ऐसे में एजेंसीज भी मदद करती हैं। इसीलिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं, चाइल्ड मिनिस्ट्री बनाई गई है, और इसीलिए तमाम जो है चीजें बनाई गई हैं। और भारत सरकार ने भी इन चीजों को रोकने के लिए कठोर कानूनी सजाओं का प्रावधान भी किया है। तो 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है इसमें।
जिसमें बाल तस्करी जैसे ऑफेंस है, अब्यूज जैसे ऑफेंस है, उस पर भी ऑफेंस मतलब सजा का प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, एक और चीज़, मैं चूंकि ये चीज़ें जो है वाकई बहुत लंबी बहस है और इस पर हम लोग पढ़ेंगे भी, आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग पुलिस से डरती है, वकील से भी लोग दूर भागना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी से लोग दूर भागना चाहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, पता नहीं क्या खौफ है, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं समझता हूं कि देश हमारा कानून से चलता है, रूल ऑफ लॉ इन प्लेस है, संविधान प्लेस में है, तमाम कानून है, कानून में न्याय सबको मिलता है। लेकिन हमारे देश की जुडिशियल व्यवस्था इसलिए ऐसी है क्योंकि लंबे पेंडिंग केसेस, डिस्पोजल टाइम पर नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना और तमाम जटिल कानूनी प्रक्रियाओं में जो प्रोसीजर्स में रह जाना, ये सब बातें हैं क्योंकि कोर्ट भी ओवरबर्डन है यहाँ की। परंतु ऐसा नहीं है कि देश में आप अपने कानून के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए नहीं जाएंगे। पुलिस और वकील सब एक दूसरे के पूरक हैं और संविधान के अंग हैं। बिल्कुल, पुलिस और वकील आवाम की मदद के लिए हैं, ना कि उनके दुश्मन हैं। मैं यही पैगाम देना चाह रहा था वकील साहब के ज़रिए। अश्विनी दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, आपसे भी से अलविदा चाहता हूँ प्रोग्राम वकील साहब में। फिर मिलेंगे आपसे भी से दोबारा। आदाब।